बैठिए, प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए बैठो भैया, बैठ जाओ। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने बातचीत की थी, परपोषी याद है? और देख लिए थे कई सारे परपोषी, जिनमें से तो एक था पूर्णभोजी। और देखा गया था शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और लास्ट में देखा गया था मृतोपहारी। एग्जाम्पल हो गए थे। ठीक। तो आज हम बातचीत करेंगे परजीवी, पैरासाइट, याद है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये क्लास सेकंड है कि फर्स्ट है? इसके बाद छुट्टी हो जाती है? अच्छा, अभी दो ही चल रही है। ठीक। एक और चलनी चाहिए फिर। अच्छा अच्छा, एक एक और। अच्छा अच्छा, ठीक। राधे राधे गुरुजी। अरे ये भाई, राधे राधे। गुड आफ्टरनून। तो यदि किसी के साथ, मान लो, दो व्यक्ति हैं और ये दोनों के दोनों रूममेट हैं, है ना? ये दोनों रूममेट बड़े अच्छे हैं हाल फिलहाल में। बट मामला क्या है कि ये वाला बड़ा काहिल टाइप का है। ये आलसी और चालाक है ना? क्या? असली लिखा है। आलसी, लेजी है ये। तो इसके साथ समस्या क्या है ना कि ये जैसे भोजन बनाने का समय होता है, बीमार हो जाता है। अब कुकर की सीटी जैसे बज के समाप्त होगी, ये धीरे धीरे उठ बैठेगा और फिर कहेगा कि ज्यादा नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा दे दो। और जब ये खाना शुरू करेगा, धीरे धीरे पूरा कर लेगा। और जैसे ही बर्तन धोना होगा, फिर ये बीमार हो जाएगा। इतने से ही नहीं रुकता ये अपने रूम पार्टनर से उधार भी मांगा है। करीब 200-400 महीने में ये निकाल ले रहा है। तो ये एक तरीके से इस पर बोझ हो गया है। ये बेचारा सज्जन आदमी है, पर मैं कहूँ कि लाभ किसको मिल रहा है? आलसी वाले को, यानी इसको। है ना? वो इंगित करे कि कोई पार्टनर होंगे यहाँ पर, तो एक दूसरे को समझ रहे होंगे। आलसी वाली कौन है इसमें? अच्छा, दोनों एक दूसरे को बता रही हैं। अच्छा, नुकसान किसको हो रहा है? जो सज्जन वाला है बेचारा, वो भोजन भी बनाता है, बर्तन भी रगड़ रहा है, और उधार पैसा भी दे रहा है। और जब वो मांगने जाता तो कहता है, मेरा फेफड़ा फट गया, आज मैं नहीं दूंगा। मतलब बहुत गंभीर गंभीर बातें करेगा कि मैं अब इतना ही हो गया, इतना पराया हो गया, 200 रुपए के लिए तुम मुझसे मांगोगे। मतलब उस जो गलती से वो मांग भी ले तो उसको ब्लेम हो जाएगा, यार मांगा ही क्यों इससे। बहुत बेचारा अच्छा आदमी है। तो ऐसे लोगों को परजीवी कहा जाता है। कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो परजीवी टाइप के होते हैं। वो आप पर इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे कि या तो आप कमरा छोड़ के भाग जाओगे, या तो आप उसे झगड़ा करके भगा दोगे। जैसे जब कभी हमारे बाल में जुआ आ जाती हैं, लाइस, तो अब वो एक तरीके से, अरे बैठो परजीवियों। बैठो बैठो। हाँ, ये सब कहीं निकल गए थे बाहर। अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड। क्यों, पहचान भूल गई क्या अपना? ये सुबह उठ के पूछते मैं कौन हूँ, आईडी कार्ड लगा के सो जाते हो? अच्छा, मेरा नाम संगीता है। चले।
सर का समझाने का तरीका तो बड़ा अच्छा है। ठीक। तो अच्छा अच्छा, आपकी ताली ये 10% लोग हैं, ये ताली बजाने आए हैं। उनको तो सुना आपने कभी, जो वो आते हैं एलएमएल वाले, नेटवर्किंग, एक के नीचे तीन, तीन के नीचे और आगे बढ़ाते रहो, और फिर उसके बाद बताते हैं कि आपको बीएमडब्ल्यू मिल जाएगा। तो उनके जो मोटिवेटर्स होते हैं, वो कहते हैं दुनिया में 100% लोग होते हैं, 90% लोग तालियां बजाने आते हैं, 10% लोग ताली बजवाने आते हैं, क्या करना चाहते हो? क्योंकि ताली बजवाना है, लेकिन नहीं कर पाओगे, नहीं करूंगा। ये लेवल सबके निकलते हैं, लेकिन निकलेगा उसका जो लगा रहे। अरे लाला, जो तुम कर रहे हो ना बेटा, जिस रास्ते में जा रहे हो वो रास्ता अच्छा नहीं है, लौट आओ। चलिए। तो अजीम भाई, हाँ ठीक है। एक दिन एक बच्चा मुझे लिख रहा है कि सर बस कर दो, मैं अपनी लाइब्रेरी में बहुत मारा गया हूँ आज। हमने कहा क्या हो गया? कह रहा था कि मैं सर कान में ना ईयरफोन लगा के पढ़ रहा था, हंसने लगा और बहुत तेज हंस दिया हूँ, और दो चार लड़के हमें कूट दिए पकड़ के, लेकिन मैं 2-3 दिन से ऐसा कर रहा था। तो जो लोग लाइब्रेरी में होंगे थोड़ा सा सावधानी से करेंगे तो बेहतर होगा। खैर, तो ये है परजीवी, और ये है होस्ट, इनको कहते हैं मेजबान। तो कई बार होस्ट दुखी रहता है और जो परजीवी है वो आसान है। एक बार यूपीएससी में सवाल आया कि भैंस के ऊपर बगुले क्यों रहते हैं, तो वो सहजीविता है, एक वर्ड है, सिम्बायोसिज्म या सहजीवी, यानी कि जब दोनों दोस्त परस्पर बराबर काम करें, ये भी लाभ में रहे, ये भी लाभ में रहे। ये रोटी बना दे तो ये सब्जी बना दे, या ये सब्जी काट दे तो वो छौंक दे, या वो डो बना दे तो वो रोटी बना दे, दोनों मिलजुल के काम कर लें, ये सहजीविता है। तो अब भैंस है मान लो, तो मान लेते हैं कि ये भैंस है और इस पर ये बगुला है। तो दोनों को सहजीविता ये है कि भैंस की पीठ खुजलाती है और बगुले को थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। जैसे आप कभी देखो तो मगरमच्छ जब पानी के बाहर आता है ना, तो वो अपने दांत खोल के बैठ जाता है। इस पे एक बगुला आएगा और यहाँ से कुछ मांस के टुकड़े फंसे रहते हैं दांत में, तो उससे निकाल निकाल खाता रहता है। लगे हाथ मगरमच्छ का ब्रश हो जाता है और बगुले का थोड़ा नाश्ता हो जाता है। तो मगरमच्छ को भी दिक्कत नहीं है, बगुला तो भाई नाश्ता करने आया ही था। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सहजीवी हो जाएंगे। तो अब हम परजीवी की अगर बात करें तो परिभाषा लिखिएगा, यदि दो जीव यदि दो जीव परस्पर संबंध में होते हैं, परिभाषा लिखिएगा। हेडिंग हो गया था ना कल? अब लिख लो। नहीं हुआ था, मतलब पागल है। कल हम हेडिंग लिखा के गए थे, नहीं हुआ था। हाँ, लिखो, पैरासाइट या पैरासिटिक, पर जीवी। लिखिएगा, यदि दो जीव परस्पर संबंध में होते हैं, यदि दो जीव परस्पर संबंध में होते हैं जिनमें से एक को पोषण या लाभ की प्राप्ति हो रही होती है, जिनमें से जिनमें से एक को पोषण या लाभ की प्राप्ति हो रही होती है, ये दो जीव, हाँ हाँ ठीक है बेटा, ये दो जीव परस्पर संबंध में होते हैं, ये दो जीव परस्पर संबंध में होते हैं जिनमें से एक को पोषण या लाभ की प्राप्ति हो रही होती है, एक को पोषण या लाभ की प्राप्ति हो रही होती है और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है, और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे को नुकसान हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जिसे लाभ की प्राप्ति हो रही है, ऐसी स्थिति में
बेटा ना आदत मत खराब करो अपनी, एक लिमिट होती है ना किसी चीज की। आपको ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सामूहिक पढ़ा रहे हैं। बगल से देख के लिखो। बहुत भरसक प्रयास करो, अध्यापक को छेड़ो नहीं ज्यादा। हम आपको लिमिट के ऊपर भी जाके समझाने का प्रयास करते हैं। खैर देखिएगा, तो इस प्रकार जिसे लाभ की प्राप्ति हो रही है, जिसे लाभ की प्राप्ति, उस जीव को परपोषी कहा जाएगा। इस प्रकार जिसे लाभ की प्राप्ति हो रही है, उस जीव को परपोषी कहा, सॉरी परजीवी कहा जाता है। उस जीव को परजीवी कहा जाता है। उस जीव को परजीवी कहा जाता है। तथा तथा जिसे हानि हो रही है, तथा जिसे हानि हो रही है, उन्हें मेजबान कहा जाता है। होस्ट बोलते हैं, HOST। जिन्हें हानि हो रही है उन्हें मेजबान कहा जाता है। जिन्हें हानि हो रही है उन्हें मेजबान कहा जाता है। नीचे लिखिएगा हेडिंग, प्रकार या टाइप। प्रकार या टाइप। और इसको दो हिस्सों में बांटिएगा। एक होते हैं एक्सो पैरासाइट या बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी। और दूसरे होते हैं इंडो पैरासाइट या अंतः परजीवी। इंडो या अंतः परजीवी। इंडो या अंतः परजीवी। नाम से क्लियर है कि ये बाहर से प्रभाव डालेंगे और ये शरीर के अंदर प्रभाव डालेंगे। तो बाह्य में लिखिएगा, बाह्य वाले हिस्से में आना लिखिएगा कि यह परजीवी होस्ट के शरीर के ऊपर होते हैं। यह परजीवी होस्ट के शरीर के ऊपर होते हैं। यह परजीवी होस्ट के शरीर के ऊपर होते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, जैसे जुआ, जोंक, लीच देखा होगा, खटमल और मच्छर। ये सब बाह्य परजीवी। जुआ, जोंक, खटमल और मच्छर। अब जो मादा मच्छर है वो हमारे रक्त को चूसती है, जिससे कि उसे प्रोटीन मिल सके और अपने अंडे को विकसित कर सके। तो एक तरीके से वो परजीवी हमारे रक्त पर निर्भर है, यानी कि किसी और पर निर्भर है, वो हमारा रक्त है वो। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के परजीवी हैं। अब ये परजीवी हमें हानि पहुंचा रहे हैं, यानी कि खुद को लाभ मिल रहा है लेकिन हमें हानि। तो हम नेगेटिव में है लेकिन वो पॉजिटिव में। अब आ जाना अंतः वाले में। देखिएगा, यह परजीवी शरीर के भीतर होते हैं। यह परजीवी शरीर के भीतर होते हैं तथा तुलनात्मक अधिक गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। शरीर के भीतर होते हैं तथा तुलनात्मक अधिक गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। तुलनात्मक अधिक गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, टेप वार्म और हुक वार्म आदि। टेप वार्म और हुक वार्म आदि। दो एग्जाम्पल डाल देना, टेप वार्म और हुक वार्म। आपने बचपन में सुना होगा, बचपन में पेट में केचुआ हो जाता है और ये कॉमन तरीका है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो परजीवी हैं। केचुआ पेट में इसलिए आए क्योंकि उनको वहां पोषण मिल रहा था, लेकिन जिस बच्चे के पेट में केचुआ हो उसको नुकसान पहुंचा। वो भोजन नहीं करेगा सही से, पाचन गड़बड़ होगा उसका, बीमार हो जाएगा। तो अब उनको मारने के लिए दवाएं खाएंगे हम। तो इस तरह से हमने दो परजीवी देखे, अंतः और बाह्य के स्तर पर। नीचे नोट डाल देना, देखिए परजीवी, परजीवी नीचे एक नोट डालिएगा। देखिए परजीवी प्रायः होस्ट के रक्त का उपयोग करते हैं। परजीवी प्रायः होस्ट के रक्त का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। परजीवी प्रायः होस्ट के रक्त का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। होस्ट के मतलब मेजबान के रक्त का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं।
तो हमने हेटरोट्रोफिक में होलोजोइक देखा और पैरासिटिक। तीसरा क्या था? सैप्रोफाइट्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। नंबर 3 लिखिएगा, मृतोपजीवी। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। लिखिएगा, यह सूक्ष्म जीव होते हैं, यह सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया और कवक आदि। जैसे बैक्टीरिया व कवक आदि। जैसे बैक्टीरिया व कवक आदि। और इनका मुख्य कार्य अपघटन करना होता है। इनका मुख्य कार्य अपघटन करना होता है, डिकम्पोजिशन अंग्रेजी में बोलते हैं। इनका मुख्य कार्य अपघटन करना होता है, अर्थात यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को, अर्थात यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को तरल कार्बनिक पदार्थों में, तरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को तरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को तरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। यानी कि अपघटन का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टर्न होगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यह कहलाएगा अपघटन या डिकम्पोजिशन। देखिए, इस दौरान अन्य हानिकारक गैसें, इस दौरान अन्य हानिकारक गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि भी निकलती हैं। 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 तो अब आपसे कोई पूछे कि सेप्रोफाइट्स क्या है, तो जवाब होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। करते क्या है? डिकम्पोजिशन। यही सवाल पूछा था बीपीएससी 70th में कि सूक्ष्म जीवों का काम क्या है? अपघटन करना। यानी कि जटिल को क्या करेंगे? कौन कौन सी गैस निकालेंगे? आपने देखा होगा कि जब कभी कोई जानवर मर जाता है, मान लो कोई जानवर है ये और ये मृत है, तो लगभग 7 से 10 दिन बाद इनमें सड़न शुरू हो जाती और बहुत भयंकर बदबू आती। एग्जैक्टली ये जो बदबू और सड़न हुई, इसका रीजन था इससे निकलने वाला हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगर आप इधर से गुजरोगे तो नाक बंद करके भागोगे। इसके पीछे का रीजन ये रहा कि इन पर प्रभाव पड़ा फंगस का और बैक्टीरिया का। इसने क्या किया कि इसका जो मांस है, इसकी जो त्वचा है, ये वास्तव में अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस बैक्टीरिया और फंगस ने इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपघटित कर दिया और डिकम्पोज करके उसको कन्वर्ट कर दिया है तरल
कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में। अब अगर आप एक महीने बाद अगर जाओगे ना कि 1 मंथ लेटर, तो आप यहां पर केवल क्या पाओगे? बोन बोन पाओगे, यानी कि केवल केवल आपको हड्डी, क्योंकि हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस है, उसको तोड़ना पॉसिबल इनके बस में नहीं था। तो एक तरीके से पहले के जमाने में जब जानवर मरते थे तो उनको गिद्ध खाने आते थे, या भेड़िया या लोमड़ी जो भी आते थे खा लेते थे। आजकल वो मृतोपहारी अब रहे नहीं, जिनको हमने स्कैवेंजर कहा था, याद है? तो अब विकल्प ये है कि इन्हें डिकम्पोज किया जाए। कई बार लोग इसे खुले में छोड़ देते हैं, कई बार मिट्टी में दबा देते हैं। तो मिट्टी में दबाएंगे तो गैसेस कम निकलेंगी, या गैस से मिट्टी में फैल जाती हैं। लेकिन अगर खुले में छोड़ देंगे तो वहां पर देखो बदबू फैल जाती है। तो आजकल इन सभी जानवरों को साफ करने का जिम्मा किसके हिस्से आ गया? जिनको हमने नाम दिया है पेप्रोफाइट या मृतोपजीवी। इसीलिए इनको हम कहते हैं पृथ्वी का सफाई कर्मी। पृथ्वी का सफाई कर्मी। बातें समझ में आई? तो नीचे एक नोट डाल दो, लिखिएगा। मृतक जानवरों को मृतोपजीवी, मृतक जानवरों को मृतोपजीवी धीरे धीरे अपघटित कर देते हैं। मृतक जानवरों को, मृतक जानवरों को मृतोपजीवी धीरे धीरे अपघटित कर देते हैं, धीरे धीरे अपघटित कर देते हैं, और वह जटिल से सरल के रूप में बदल जाते हैं, और वह जटिल से सरल के रूप में बदल जाते हैं, और वह जटिल से सरल के रूप में बदल जाते हैं। हानिकारक गैसों के कारण दुर्गंध आती है। जटिल से सरल के रूप में बदल जाते हैं तथा हानिकारक गैसों के कारण दुर्गंध आती है। हानिकारक गैसों के कारण दुर्गंध आती है। और मृतोपजीवी को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। और मृतोपजीवी को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। और मृतोपजीवी को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। मृतोपजीवी को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। एक बार ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक घटना घटी कि वहां पर एक बहुत बृहद आकार की व्हेल मरी हुई तट पर आकर टकराई। तो आमतौर पे गांव में देखो तो कुछ ऐसा है तो 10-20 लोग देखने चले जाएंगे, इलाव देख के आते हैं क्या हुआ। जैसे अब कोई अगर मान लो नदी में लाश तैरती जा रही है तो कुछ नहीं दूर से देखेंगे वो जा रही वो, तो देखा होगा लाश 2-3 दिन बाद गुब्बारा बन जाती है और फूल के ऊपर आ जाती है। बेसिकली गुब्बारा बनने के पीछे का रीजन ये रहा कि जब तक वो मृतक जीवधारी धरती पर था तो डिकम्पोज हुआ, उसमें होल हो जाते हैं। होल होने से ये गैसें बाहर निकलने लगती हैं। बट पानी में होने के नाते उनका जो स्किन होता है खास करके मृतक जानवरों का, उसमें होल कम हो पाता है और गैसें अंदर ही अंदर फैल जाती हैं। तो जो जानवर छोटा सा मरा था वो गैस की वजह से बबल बन गया, गुब्बारा बन गया। तो कोई भी बबल या गुब्बारा पानी में कॉमन सी बात है अप साइड में आ जाएगा। तो लाशों के तैरने के पीछे का रीजन क्या हुआ? डिकम्पोजिशन और गैसों का अंदर में बन जाना। सेम कॉन्सेप्ट हुआ था व्हेल के साथ। व्हेल का दिल 200 किलोग्राम का होता है, हमारा दिल 250 ग्राम का होता है। कितना? उसका 200 किलोग्राम वाले दिल का शरीर भी बड़ा होगा, 250 ग्राम वाले दिल का शरीर छोटा ही है। 250 ग्राम के दिल वाले करीब 15-20 लोग व्हेल किनारे किनारे घूम रहे थे। अचानक व्हेल में भयंकर विस्फोट हुआ था और कुल 9 लोग मारे गए। रीजन?
बता रहे थे कि 40 सिलेंडर के बराबर ब्लास्ट हुआ था। कारण कि इतनी बड़ी व्हेल थी, उसमें इतना हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया था अंदर अंदर कि जैसे हल्का सा सुराख हुआ, ब्रह्म से आवाज आई और आसपास घूम रहे जो देखने वाले लोग थे उसकी चपेट में आ गए। इसलिए कभी भी मृतक जानवर, खासकर जो पानी में हो, उसके अगल बगल जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। नोट डाल दो, लिखिएगा। पानी में मृत जानवर, पानी में मृत जानवर अपघटन के कारण, पानी में मृत जानवर अपघटन के कारण और हानिकारक गैसों के प्रसार से, पानी में मृत जानवर अपघटन के कारण और हानिकारक गैसों के प्रसार से, और हानिकारक गैसों के प्रसार से फूल जाते हैं, हानिकारक गैसों के प्रसार से फूल जाते हैं तथा तैरने लगते हैं, फूल जाते हैं तथा तैरने लगते हैं। तो आपको हालांकि ना तो कभी व्हेल मिल रही है यहाँ मैदानी क्षेत्रों में, और ना ही आपको उसके अगल बगल जाना है। हमें आपको बहुत ज्यादा अगर पानी में जानवर मिलेगा तो गाय भैंस यही सब, या सुअर वगैरह घूम रही होती है, या इंसानी लाश मिल गई, उनके फूटने से हम पर कोई खास असर हाल फिलहाल तो नहीं पड़ने वाला। और कौन सा आप जा ही रहे हो, बट नॉलेज की बात है, उसको ध्यान में अपन को रखना है। कई बार देखो, जब वो ऊपर आ जाते हैं कौवे उनको जाके फोड़ देते हैं, तो फोड़ देंगे तो गैस अपने आप बाहर निकल जाती है। तो खैर ये अपघटन की कहानी रही। तो मृतोपजीवी समझ में आया? ठीक। आजकल मृतोपहारी खत्म हो गए हैं, तो सारा का सारा बर्डन मृतोपजीवी पर आ गया है, मृतक जानवरों को साफ सफाई करने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने परपोषी के वो सारे कॉन्सेप्ट समझे जो 3 तरह के थे, होलोजोइक और पैरासिटिक और सैप्रोफाइट्स। क्लियर हो गया? अब हम लोग यात्रा करेंगे मानव के लिए। तो लिखिएगा हेडिंग, मानव में पोषण। लिखिए हेडिंग, मानव में पोषण। मानव में पोषण। मानव में पोषण। तो मानव को पोषण के लिए चाहिए शानदार पोषक तत्व, जिससे कि उसका वृद्धि और विकास होता रहे और दैनिक दिनचर्या और ऊर्जा भी मिलती रहे। नीचे लिखिएगा, लिखिएगा, पर्याप्त पोषक तत्वों के आधार पर, पर्याप्त पोषक तत्वों के आधार पर हमारा पोषण होता है। पर्याप्त पोषक तत्वों के आधार पर हमारा पोषण होता है। पर्याप्त पोषक तत्वों के आधार पर हमारा पोषण होता है, जिससे वृद्धि व विकास, जिससे वृद्धि व विकास तथा दैनिक कार्यप्रणाली, वृद्धि व विकास तथा दैनिक कार्यप्रणाली व ऊर्जा प्राप्त होने में सहायता मिलती है। दैनिक कार्यप्रणाली व ऊर्जा प्राप्त होने में सहायता मिलती है। दैनिक कार्यप्रणाली व ऊर्जा प्राप्त होने में सहायता मिलती है। देखिएगा नई लाइन से, पोषण के आधार पर मानव 2 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर मानव 2 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर मानव 2 प्रकार के होते हैं, एक ये प्रकार और एक ये प्रकार। और इन दोनों के बीच भी एक प्रकार है जो ना तो इधर वेरी करेगा ना इधर वेरी करेगा। यानी एक मानव होता है सुपोषित और एक मानव होता है कुपोषित। हम सब किस में आते हैं? यहां पर बैठा 100% व्यक्ति कुपोषित है,
अब या तो आप इसमें आओगे या तो आप इसमें आओगे। ज्यादातर चांस किधर है? इधर है। इधर भी है। हाँ, कुछ हैं इधर वाले भी। हम चाहेंगे कि आप बीच बीच में रहो, ना इधर हो ना उधर हो। बट मान के चलना कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलना आम बात नहीं है, बहुत विस्तार वाली बात है। अब उसके लिए हम या तो नेता हो या तो अभिनेता हो। इन दोनों ही हालात में हमारे लिए प्रॉपर डाइटिशियन मिलेगा, और डाइटिशियन निर्णायक भूमिका रखता है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारी डाइटिशियन हमारी अम्मा है, उनको हम मोटे ही पसंद आते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि डाइट का मामला उनके हिसाब से है। तो उन्होंने जो जो खिलाया वो हम खाते गए। हमें पूरे जीवन काल से तेल के नाम पे सरसों तेल मिला, और हम खाते गए। हमने किसी से कुछ पूछा ही नहीं कि और भी कोई तेल होता है क्या, कि नहीं यही खाते रहो। दाल भात मिला, उसको खाते गए। शाम वाम को मोमोज वगैरह थोड़ा मिल जाता है, या कोई और मान लो स्नैक्स मिल गया। वो कटलेट मतलब फिंगर चिकन आप बोलो, कुछ ऐसे बोलते हैं, काट काट के खिलाता रहता है, चाउमीन वाउमीन डाल डाल के। सस्ता वाला बर्गर, हाँ स्प्रिंग कुमार रोल। बर्गर सस्ता वाला मिल गया, 5 रुपए वाला। अच्छा 20 वाला, 30 वाला, अच्छा बहुत गरीबी है। वो खा लिए तो खा लिए। कोई अच्छा इंसान कभी रास्ते में भेटा गया तो पिज्जा खिला दिया। खुद से खाने की औकात में अभी हाल फिलहाल हो, ना ना, गलत बात। किसी के रहमो करम पे अगर मिल गया तो मिल गया। तो कहानी ऐसी है। अब सीधी सी बात है कि हम लोग सैलेड खाते हैं ना, तो सैलेड की परिभाषा है कि कम से कम आपके सैलेड में जड़, तना, पत्ती और फल होने चाहिए। तने के नाम पर प्याज ले सकते हो, लहसुन ले सकते हो। जड़ के नाम पर आप मूली, गाजर ले सकते हो। पत्ती के नाम पर आप लेट्यूस या गरीबों की धनिया। फल के नाम पे अब मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि बिना बारात गए ये मिलेगा। इसके लिए हमें बफर सिस्टम में जाना पड़ेगा। किसी किसी बाप के पैसे का हमें दुरुपयोग करना पड़ेगा, किसी के, वही खिला सकता है। बाकी किसी की औकात मुझे लगता है अब हर महीने तो हर दिन तो बिल्कुल नहीं है। अब अपनी अम्मा से अगर हम कहें कि हमें इस परिभाषा में आप वो खिलाओ, सैलेड दो, तो शायद वो यही कहेंगे अपने आप बना लो, नाटक मत करो। हमारे यहाँ सलाद की परिभाषा है प्याज को 4 हिस्सों में काट के लखा। दूसरा परिभाषा है मूलिक महीना है, काट के धो के लो, कट कट खाओ। तो अपनी जो परिभाषा है कुछ ऐसी है कि बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको कम से कम एक सूखा सब्जी यानी कि साग, और एक गीली सब्जी यानी कि रसेदार सब्जी होनी चाहिए। 2 या 3 चपाती होनी चाहिए, और पनीर के 3 से 4 टुकड़े रोस्टेड होने चाहिए ऑलिव ऑयल में मिलाए हुए। उसके ऊपर सफेद तिल गिरा होना चाहिए, और थोड़ा सा चावल होना चाहिए, जीरा राइस टाइप का, और एक दाल होनी चाहिए। तो ये, और दोपहर में अगर खा रहे हैं तो दूध की जगह कर्ड मिल जाए, रात में या सुबह में दूध थोड़ा मिल जाए। अब इस तरह का भोजन सपने में मिल सकता है। जगते हुए तो मुझे ना मिला आज तक। अरे रोज नहीं मिल जाएगा, एक आध दिन मिल जाएगा। रोज रोज ऐसा नहीं होता। अब रोज चुकंदर हमारे घर में तो नहीं है, आपके भी घर में नहीं होगा, नाटक करो बात की बात है। अब आप बकलावा खाने सऊदी अरब जाओ, मुझसे नहीं मतलब है। अब हो सकता है आप बकलावा खाने दुबई जाते हो, बट मुझे नहीं पता उसके बारे में। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ना मैं। बट मे भी अगर आपकी मर्जी है तो जाओ। तो कहने का ऐसा है कि सुपोषण का मतलब क्या हुआ कि पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो, और प्लस में केवल भोजन से काम नहीं बनेगा, पाचन तंत्र भी ठीक होना चाहिए। अब खाने के लिए वही हाल है कि
दिन भर में 4 बार बाथरूम जा रहे हो, बस 10 बार, है ना, आए गए आए गए, और हम बकलावा खिला रहे हैं। आप मना कर दो, कहोगे नहीं खाएंगे। तो सुपोषण की 2 शर्तें हैं, पर्याप्त पोषक युक्त आहार प्लस में उचित पाचन की क्षमता। देखिए, नंबर 1 सुपोषित अवस्था। पहला है सुपोषित अवस्था, मानो 2 अवस्था में है। नंबर 1, इसको अंग्रेजी बोलते हैं प्रॉपर न्यूट्रिएंट स्टेट, सुपोषित अवस्था या प्रॉपर न्यूट्रिएंट स्टेट, सुपोषित अवस्था। लिखिएगा नंबर 1 पर्याप्त पोषक तत्व की उपलब्धता। नंबर 1 लिखिएगा, कब होगा ये? पर्याप्त पोषक तत्व की उपलब्धता, पर्याप्त पोषक तत्व की उपलब्धता। नंबर 2 उचित पाचन तंत्र की क्षमता, पर्याप्त पोषक तत्व की उपलब्धता। नंबर 2 उचित पाचन तंत्र की क्षमता, उचित पाचन तंत्र की क्षमता। और ध्यान देना, ये आंकड़े फिट होने चाहिए। आपको कम से कम 600 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, 60 से 70 ग्राम पर डे प्रोटीन मिलना चाहिए, 40 से 50 ग्राम पर डे वसा मिलनी चाहिए, 50 से 100 प्लस माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन मिलना चाहिए। ऐसे डेटा बनानी चाहिए कॉपी में। बिल्कुल आवाज ना करो, अगर अचानक मिल गए ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। ध्यान देना, व्यक्तिगत मामला है आपका। 600 ग्राम पर डे, और हम 2 लोग को फंसाते हैं, एक बोलने वाले को, एक उसके ठीक बगल वाले को। तो 600 ग्राम पर डे कार्ब, 60 से 70 ग्राम पर डे प्रोटीन, 40 से 50 ग्राम पर डे फैट, 50 से 100 प्लस माइक्रोग्राम पर डे विभिन्न प्रकार के विटामिन। और इसके अलावा ग्राम अथवा माइक्रोग्राम में, माइक्रोग्राम को म्यूजी में लिखते हैं, म्यू और जी, पर डे ये चाहिए खनिज। इसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं है, ग्राम या माइक्रोग्राम पर डे में खनिज चाहिए। माइक्रोग्राम, म्यूजी मतलब माइक्रोग्राम। 50 से 100 प्लस माइक्रोग्राम पर डे विटामिन, अलग अलग ग्राम या माइक्रोग्राम दोनों होते हैं, 1-2 ग्राम या कुछ 100 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे खनिज। इतना मिल जाए तो हम कहलाएंगे सुपोषित, नहीं मिले तो बात की बात है। हो गया ये डेटा लिखा आपने। अब लिखिएगा हेडिंग कुपोषित अवस्था। बेटा 4 बार बताया हूं। देखिए हेडिंग कुपोषित अवस्था, 14 बार बताया हूं बेटा, वही एक बात है ना। अगर देखो पीछे से ध्यान दो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इसका सीधा मतलब है आपका या तो यहाँ ध्यान नहीं है या आप ध्यान देना नहीं चाहते हो। हम जितनी भी शिद्दत है वो हम लगा रहे हैं। एक बात को हम कम से कम 4 बार बताएंगे, आसान भाषा भी करेंगे, एक बार पूछने पर फिर बताएंगे। लेकिन यदि आपके चेहरे पर मुझे मक्कारी दिखी तो हम नहीं बताएंगे। कई बार कुछ छात्र छात्राएं बदमाश होते हैं, उनका उद्देश्य समझना नहीं है, उनका उद्देश्य टीचर को टोकते रहना। क्या बोले आए, मुझे आए और का बोले ना बेटा, इसकी इतनी गंदी आदत है ये आपको इंटरव्यू में खराब कर देगा। वो कुछ सवाल करेंगे आपको कि आए आए, जो आए आए करोगे तो फिर आए कर देगा उठा के। इसलिए एक शानदार श्रोता बनिए, समझिए। और दूसरा, आप जिस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हो वो पूरी तरह से लिखित परीक्षा है। ये प्रीलिम्स की एग्जाम या प्रीलिम्स की जो तैयारी है, ये केवल डेटा नहीं दे रही है। जो ये नोट्स बनता है ना, कम से कम एक एक विषय में 500-1000 पेजों का नोट्स बनता है। ये आपकी लेखन शैली संभालता है, आपके अंदर लेखन शैली और पैराग्राफ मैनेजमेंट को सिखाता है। तो अच्छे से सुनिए, समझिए, और कहीं छूट रहा है तो पहले सुनिए फिर अपने आप से लिखिए।
फिर भी नहीं लिख पा रहे हो तो बिल्कुल बगल वाला जान ना पाए कि आपने नहीं लिखा। इससे क्या होता है, आपकी अहमियत पर बुरा असर जाता है। वो अगर आपको मान गया कि 3 बार आपने छोड़ दिया तो आपको भाव देना बंद कर देगा, पागल ही होगा एकदम, बगल बैठना बंद कर देगा। इसलिए बिल्कुल शिद्दत के साथ काम करिए। खैर, अब लिखिए नंबर 2, कुपोषित अवस्था। अब कुपोषित अवस्था ये दोनों है, ये भी कुपोषित है, ये भी है। इनका मामला भोजन नहीं है और इनके मामले में दबा के भोजन है। लिखिएगा, भोजन की अनियमितता, ज्यादा या कम होने क्या बोलेंगे, अनियमितता। लिखिए नंबर 1, भोजन की अनियमितता। और नंबर 2 लिखिएगा, पाचन तंत्र में अक्षमता। भोजन की अनियमितता और नंबर 2 लिखिएगा, पाचन तंत्र में अक्षमता, अक्षमता। यानी वो सही से पाचन भी नहीं कर पाएगा, उनका पेट फूला रहेगा, गैस पकड़ेगी, पागल की तरह घूमेंगे, बे बे करेंगे। इधर क्या है, कुछ खाने को ही नहीं है। पता चल रहा है कि आटे के नाम पे केवल आटा ही है, पानी है ही नहीं। आटा ऐसा है कि कई साल पुराना है। तो इन्हें हम बोलेंगे मल न्यूट्रिशन, या बोलते हैं कि इनमें आहार की कमी है, और इन्हें बोलेंगे माल। यानी कि यहां पर भोजन क्या है, भोजन की कमी है, और यहां पर क्या है, भोजन की अधिकता। तो लिखिएगा, नीचे नोट डाल दो। देखिए, कुपोषण की अवस्था 2 प्रकार की होती है। कुपोषण की अवस्था 2 प्रकार की होती है। देखिए नंबर 1, मल न्यूट्रिशन या अल्प पोषण। नंबर 1 लिखिएगा, मल न्यूट्रिशन या अल्प पोषण। अंग्रेजी जरूर लिखिएगा, मल न्यूट्रिशन या अल्प पोषण। मल न्यूट्रिशन या अल्प पोषण। आगे लिखिएगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत कम होती है। पोषक तत्व की उपलब्धता बहुत कम होती है। पोषक तत्व की उपलब्धता बहुत कम होती है। अब ये जो स्थिति है, इसमें 2 आएगा। एक आता है वर्ड जिसको बोलते हैं हंगर, और एक वर्ड आता है हिडन हंगर। हंगर ठीक करने के लिए भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिया है हमें, उसके हिसाब से 5 किलोग्राम पर यूनिट राशन देता है। बट भारत सरकार इसके लिए अभी काम नहीं कर रही है। हिडन हंगर, हिडन हंगर मतलब बेटा कि अब आपको प्रॉपर प्रोटीन ना मिल रहा हो। अब भारत सरकार खाली गेहूं चावल देती है ना, बहुत मन करता है दाल पकड़ाती है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। बहुत इच्छा करेगी तेल का पाउच पकड़ा देगी, नहीं तो नहीं पकड़ा रही है। यानी यानी कि मान के चलो कि वसा नहीं दे रही भारत सरकार, प्रॉपर जो विटामिन है सब्जी नहीं दे रही है। और कहाँ से दे पाएगी, रोज सब्जी पहुंचाएगी तुम्हारे घर, रोज दूध पहुंचाएगी, पागल गई है भारत सरकार, और कोई काम नहीं उसके पास। तो भारत सरकार खाद्य सुरक्षा तो दे रही है, लेकिन भारत सरकार पोषण सुरक्षा नहीं दे रही। लेकिन उनका दायित्व है कि वो हमें पोषण के स्तर पर भी अधिकार दें। तो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री साहब ने ये प्लान तय किया है कि वो पोषण सुरक्षा पर भी काम कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है फोर्टिफाइड राइस। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो भोजन इस्तेमाल है वो राइस का है। हम चावल ज्यादा खाते हैं, खास करके भारत के लोग। नॉर्थ तो थोड़ा कम भी खाता है, साउथ दबा के इडली खा रहा है। नॉर्थ में तो इडली का मतलब नाश्ता होता है, साउथ में इडली का मतलब खाना होता है। अपने यहाँ वही हाल है कि एक जगह बहू क्या कर रही थी कि डोसा बना के अपने ससुर को दी, तो ससुर जी कह रहे हैं कि बेटा जितना ला रही हो, अरे बस करो, खाना भी तो खाना है। अब वो प्लान में क्या थी कि डोसा खिला देंगे, खाना नहीं बनाएंगे। तो हमारे साथ भी ये, हमारी पत्नी जब मुझे मेरे साथ नहीं जाती हैं तो वो सोचती है कि ये डोसा खा ले रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ खिला तो दो डोसा, लेकिन घर पे भाई खाना खाएंगे, दाल भात बिना खाए काम नहीं चलेगा।
तो इस शर्त पे खिलाती हैं कि भाई या तो एक काम करो, डोसा भी खा लेना, होटल में दाल भात भी खा लेना। नहीं नहीं, आपके हाथ का खाना है ना। आपसे अच्छा खाना कौन बना सकता है। नहीं, हमारी पत्नी बिहार से है, तो हमने सिवान में अपना विवाह किया है, और मैं अयोध्या से हूँ। तो बिहार में भोजन बहुत अच्छा बनता है। और बिहार से बिहार की जो भाषा शैली है बड़ी प्यारी होती है। तो बिहार की जो बिटिया होती है ना, बहुत सिखाई गई होती है भोजन बनाना, समाज के साथ अच्छा सा। मतलब हमारे यहाँ की बिटिया भी सिखाई गई होती हैं, बट इधर थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे इधर की जो बोली भाषा है ना, वो बहुत प्यारी है कि थोड़ा एक रोटी खाई ली, दो लाई। तो जो प्यार है वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो बड़ा अच्छा सा लगता है, तो काफी सज्जन है इधर के। इधर में ज्यादा पकवान है ना, हमारे यहाँ यूपी में पकवान की संख्या थोड़ी कम है। जैसे हमें सबसे बेहतर जो लगता है वो पुआ बनाती है। तो पूड़ी है, मीठी पूड़ी, मतलब उससे भी ज्यादा अच्छा। तो दूसरा, हमारे तरफ छठ नहीं होता था, तो इस बार जब वो गई तो उन्होंने शुरू किया छठ कार्यक्रम। तो वहां पर पहली बार हम लोगों ने ठेकुआ का सेवन किया। तो अब हमारे रिश्तेदारी में ठेकुआ की पूरी जो सप्लाई है उन्होंने संभाल रखी है। तो एक तरीके से संस्कृतियों का आदान प्रदान है, और होना भी चाहिए धीरे धीरे। अब तो छठ तो देखो तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया पूरी तरीके से। तो शहर में तो होता है हमारे यहाँ, बट गांव की तरफ अभी लोग नहीं जानते। धीरे धीरे जान गए। इस बार हमारे यहाँ हुआ था, तो गांव वाले पूछ रहे थे क्या है। तो है ना, हमारी अम्मा तो कभी रहती नहीं थी, तो बताते हैं कि जिसको लड़का हो वही रहता है। हालांकि अब तो कोई भी रहता है, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा। तो हमारी अम्मा इस बार पहली बार रही, तो लोगों ने पूछा आसपास, तो बताया कि इनकी जो बहू आई है ना, उसने सिखाया है। तो धीरे धीरे अब गांव वाले भी देख के करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही संस्कृतियां आदान प्रदान के स्तर पे चलती हैं। खैर, पॉइंट पे आए। तो हिडन हंगर की समस्या यूपी बिहार में बहुत ज्यादा है। कारण कि हम लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं। हंगर का प्रॉब्लम था पहले, बट अब चूंकि थोड़ा बहुत इकोनॉमी हमारा मजबूत हुआ है, भारत सरकार भी थोड़ा खाद्य सुरक्षा के लिए काम कर रही है। देखो, आपको लगता होगा ना कि 5 किलो क्या ही है, बट मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो उसी के बेस पर जी रहे हैं। अगर घर में 5-10 यूनिट आदमी है, तो 10 × 5 = 50 किलो हो गया, 45 तो मिल ही जाता है। क्योंकि एक वो खा लेगा ना जो पगला बैठा हुआ है। क्योंकि आप जो जा रहे हो, आप भी तो बुलेट से जा रहे हो लेने के लिए। आप जैसे 80 करोड़ लोगों को मिलता है, 80 करोड़ में से 40 तो पात्र भी नहीं है, उनके घर में खाना है, वो लाते हैं बेच के काम चला रहे हैं। मेरे गांव में होता, मैं देखता हूँ। जैसे मैं जानबूझ के कटवा दिया, क्योंकि मैं जीएसटी भरता हूँ, तो भाई खतरा हो जाएगा। तो बाकी मुझे भी मिल सकता था, उनको कोई पूछा तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमने घर वालों को कहा भैया दिक्कत हो जाएगी, आप हटा दीजिए इसको, तो हटा दिया। लेकिन हमारे गांव में देखता हूँ कि जब सब जाते हैं लाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा राशन उत्पादित भी करते हैं, वो बेचते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार ने हंगर तो मिटाया, लेकिन हिडन हंगर अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके लिए हमने फोर्टिफाइड राइस का प्लान किया। राइस में क्या है कि भारत सरकार कर क्या रही है कि आपने कभी अगर फिल्म देखते हुए वो खाया है पॉपकॉर्न, खाया ही होगा, नहीं खाया तो देखा होगा। दो तरह के पॉपकॉर्न है, एक है सॉल्टेड पॉपकॉर्न, एक कैरामल पॉपकॉर्न। सॉल्टेड महंगा नहीं आता, कैरामल महंगा आता है। अरे कैरामल कुछ नहीं, गुड़ गुड़ को गीला कर लो और उसे पॉपकॉर्न लगा ऐसे ऐसे कर दो, तो क्या हो गया, कैरामल। जैसे लाई नहीं बनता, लाई वाला वो लड्डू, वो कैरामल लड्डू हो गया। तो अब वैसा ही तरीका निकाल रहे हैं। एक बड़े से बॉक्स में हम जिंक थोड़ा डालते हैं, थोड़ा सा इसमें विटामिन B6 डालते हैं, 12 डालते हैं, थोड़ा सा आयरन मिक्स करते हैं, और इसी में चावल डाल देते हैं, मिक्स कर दिए। उसके बाद पैक कर देंगे। आपसे कहेंगे ले जाओ इसको खाओ, और इंस्ट्रक्शन लिखा होगा कि प्लीज डू नॉट वॉश द फोर्टिफाइड राइस। वॉश कर दोगे तो धुल नहीं जाएगा ये सब, तो बिना धोए इसको पका के खा जाओ। तो अब आपको चावल भी मिल गया, जिंक भी मिल गया, विटामिन भी मिल गया, और ये आयरन की बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, जिसको बोलते हैं एनीमिया। तो महिलाओं में एनीमिक प्रॉब्लम आ जा रही है। तो भारत सरकार यूपी बिहार जैसे राज्यों में 2027 से, अभी 26 चल रहा है,
प्लान ये है कि 27 से वो पीडीएस सिस्टम से फोर्टिफाइड राइस बांटेंगे और बांट करके आपको कहेंगे कि देखो हमने हंगर भी ठीक किया और अब हम हिडन हंगर। तो जब कभी मल न्यूट्रिशन होगा तो हंगर की भी प्रॉब्लम रहेगी। और तो नीचे नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा। हाँ, मिल्क भी फोर्टिफाइड आ रहे हैं। मतलब फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एड ऑन करना। जैसे अब दूध पी रहे हो, उसमें घी डाल लो। तो अक्सर जब कभी हड्डियों में दर्द होगा या दिक्कतें आती हैं, तो इसका एक तरीका है कि दूध में थोड़ी हल्दी डाल दो, थोड़ा घी डाल दो, तो क्या हो जाएगा? फोर्टिफाइड मिल्क हो गया। या बच्चे वो बोर्नविटा या सेरेलैक हॉर्लिक्स पीते हैं, तो वो क्या है? फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं हम, उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हैं। तो वैसे ही चावल हो गया। जैसे जब दुनिया में प्रॉब्लम आया घींगा का, तो पता चला कि आयोडीन डिफिशियंसी आ रही है। तो लोगों ने सोचा यार आयोडीन कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे ईमानदार भोजन होता है नमक। नमक को ना ज्यादा खा सकते हो ना कम खा सकते हो, बैलेंस। वो बात अलग है, कुछ यहाँ पर प्राणी बैठे हो जो नमक खाते हैं, नुकसान करते हैं, है ना। तो अब नमक में थोड़ा सा माइक्रो लेवल का आयोडीन मिक्स कर दिया गया, क्योंकि ज्यादा आयोडीन कैंसर पैदा करेगा और कम आयोडीन घींगा पैदा करेगा। तो जो डब्ल्यूएचओ ने उसको ये कहा कि काम करो और किसी मत मिलाओ, चीनी मिलाओगे ज्यादा खा लेगा ये, क्योंकि चीनी को कोई कंट्रोल नहीं रखता, बट नमक को क्या है? कंट्रोल रखेगा। तो नमक में थोड़ा सा मिला के टाटा साल्ट मार्केट में आ गया। तो शहर में टाटा मिलता, गांव में टाटा मिलता है। तो दोनों का अपना मार्केट चल रहा है। जैसे बिलसरी, बिल्लीसरी, बिलासरी, बिलीसरी, तो ये सब अब एक ही चीज है, बस खाली उन्होंने नाम बदल रखा है, ब्रांड ब्रांड का मामला है। तो वैसे ही ये है। तो जब हम किसी भोजन में, जैसे चाय के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि पानी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पीने वाला पेय है चाय। तो जब चाय दबा के पी रहे हो तो रुको, एक काम कर लेते हैं कि चाय में आयरन लगा देते हैं थोड़ा। तो चाय की पत्ती में आयरन मिक्स करने का प्लान है। इससे क्या होगा? महिलाएं चाय ज्यादा पीती हैं पुरुषों की तुलना में, खास करके जब महिलाओं की उम्र 40 साल हो जाती है। जैसे जो सासू आपको मिलेंगी, ये चहेड़ी टाइप की होंगी, तो उनको समझाना होगा कि नुकसान कर सकता है ना, उनको बताना है कि डोंट टेक अ मैक्सिमम टी, नुकसान करेगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि चाय मल्टीपल पी रहा है, तो साथ में थोड़ा सा आयरन भी दे दो। अब ऐसे आयरन तो खा नहीं सकते कि मान के चलो किसी खिड़की खा लें लोहे की, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे आयरन फिश जानते हो आप लोग, एक मछली आती है लोहे की। तो जब दाल वाल बने, तो अच्छे जो पढ़े लिखे घर के लोग हैं वो मछली खरीद लाते हैं। लोहे का होता है, मछली जैसा बना होता है, उसको दाल में डाल दो। जब दाल उबलती है तो कोरिजन होता है, कोरिजन होगा, उसमें कुछ लोहा निकल के दाल में आ जाएगा। जैसे पहले के जमाने में लोहे की गोलियां नहीं होती थी, तो गर्भवती महिलाओं को संतरे में पिन चुभोते थे। एक संतरा लेकर के, उसमें जो आलपिन नहीं आती वो छोटी वाली सेफ्टी पिन, वही 15-20 चुभो के रात में रख दिए। तो दिन रात 24 घंटे या 10-12 घंटों में पिन से कोरिजन शुरू हुआ और लोहे की कुछ अंश कहाँ पहुंच गए? जुस में। तो उसी को देख करके गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी को दूर किया जाता था। बट धीरे धीरे नीली गोलियां आ गई मार्केट में, तो जो आशा बहू हैं या जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, उन्होंने फिर नीली गोलियां बांटना शुरू कर दिया। तो तकनीकी के अभाव में हम विकल्प तलाशते हैं, तो वो विकल्प विकल्प था। तो वैसे ही बड़े बड़े घरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक आयरन फिश रखते हैं, तो हफ्ते में 10 दिन में। अरे पहले अपने घर में देखो लोहे की कढ़ाइयाँ नहीं होती थी, तो उसी में सब्जी बना लिए, तो थोड़ा आयरन वहां से आ गया। बट डायरेक्टली ये अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि आयरन नेचुरली लें, यानी कि ऐसे भोजन करें जिसमें नेचुरली क्या हो? आयरन अवेलेबल हो। नहीं है तो फिर उसका विकल्प फोर्टिफिकेशन है। समझ में आया? फोर्टिफिकेशन एड ऑन, क्या करना? एड ऑन, कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन कर लो। खैर, तो नीचे नोट डाल देना, लिखिएगा। अल्प पोषण में हंगर और हिडन हंगर की संभावनाएं होती हैं। अल्प पोषण में हंगर और हिडन हंगर की संभावनाएं बनती हैं। अल्प पोषण में हंगर और हिडन हंगर की संभावनाएं बनती हैं। नोट नंबर 2 लिखिएगा। हंगर और हिडन हंगर की संभावनाएं बनती हैं। नोट नंबर 2 लिखिएगा। अल्प पोषण के दौरान अभावजन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अल्प पोषण के दौरान
अभावजन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अल्प पोषण के दौरान अभावजन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे सूखा रोग, मैरस्मस आदि। अल्प पोषण के दौरान अभावजन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे सूखा रोग, मैरस्मस, ऐसे लिखना है, मैरस्मस, मैरस्मस आदि। नाम तो सुना होगा आपने मैरस्मस का। तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की या अति पोषण। तो लिखिए नंबर 2, माल न्यूट्रिशन या अति पोषण। इन भाई साहब की बात करेंगे। माल न्यूट्रिशन या अति पोषण। इधर भोजन दबा के है, लेकिन इतना ज्यादा है कि कंट्रोल से बाहर है। ये मान के चलो कि दिन भर में 10 टू पिज्जा खा जा रहा है, क्योंकि फ्राइडे था तो वो अनलिमिटेड दे रहा था, एक ले लो अनलिमिटेड खाओ। तो ये इतना खा डाला कि एकदम पेट भर गया इसका। यानी कि भोजन की उपलब्धता बहुत ज्यादा। लिखिएगा, जब भोजन की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाती है, जब भोजन की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाती है, जब भोजन की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाती है। नीचे नोट डाल देना कि अति पोषण से दीर्घकालिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अति पोषण से दीर्घकालिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अति पोषण से दीर्घकालिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मोटापा। अति पोषण से दीर्घकालिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मोटापा, कॉमा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर। मोटापा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि। मोटापा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि। ये जो बीमारियां मैं बोला हूं ना, आपके अगल बगल ऐसे लोग मिलेंगे, मे भी घर में भी मिल सकते हैं। इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और रीजन क्या है? माल न्यूट्रिशन, भोजन का ज्यादा उपलब्ध हो जाना। अब ऐसी स्थिति में प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगी, जीवन शैली अस्त व्यस्त रहेगी और भोजन दबा के चलेगा, तो ये स्थितियां बन जाती हैं। आपने सुना होगा ना, भैया यार कभी कोई दवाई नहीं खाए थे, अचानक मर गए। आज तक कभी बुखार ना हुआ था उन्हें, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक हार्ट अटैक आ गया। वास्तव में ऐसा अचानक होता नहीं है। हम भारतीय ना डायग्नोसिस को लेके बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ डायग्नोसिस प्रोसेस बहुत महंगा है, बहुत डिलेइंग है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा, हमारी मेंटेलिटी सेट नहीं करती। हमारे यहाँ ना जांच कराओ और कुछ ना निकले तो बहुत दुख होता है। जांचवा भी करा लिए, कुछ निकला भी नहीं। तो ये इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थॉट। तो दूसरा, जांच की प्रक्रियाएं बहुत महंगी हैं। अब 35 रुपए में हर कोई एक्सरे नहीं कर सकता ना, उसकी हिम्मत खान सर की है कि जिसकी है। तो अब ऐसी स्थिति में पता चला कि घर, अब एक बार भैया बहुत साल पहले मुझे वो दांत खाद खुजली हो गई। तो अब हम बहुत दिन तक ये सब लगाते रहे, बीटेक्स, जालिम लोशन, XYZ, ठीक ना हो रहा। तो अब एक डॉक्टर के पास गए जो स्किन डिजीज वाले होते हैं। वो डांटा बहुत कि कहाँ थे अब तक। हमने कहा अब तक कहाँ थे, यही इसी शहर में थे, कहीं गए थोड़ी ना थे। तो कह रहा तुम लोग जो है, तुम बीमार हो जाओगे, बुखार रखेगा, तत्काल दवाई लेते हो, इसके लिए क्यों नहीं आते हो? तो उनका ये बुखार थोड़ी ना है। खुजलाते हैं तो मजा आता है। इससे तो काम चल जा रहा था ना भाई। खुजली ऐसी बीमारी है ना जो सामाजिक समस्या है, होती सबको, बताता कोई नहीं, मेरे जैसा सज्जन कोई है ना। है ना? जैसे साइड होगा, उसको लगा बड़ा मजा आ रहा, पूरी खा रहे हैं, पूरी। जलेबी मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम है।
तो उसने कहा कि हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब देखो, आपकी फीस है 500 रुपया, तो आपने जो दवाई लिखी ना 1700 की आ रही है, 17×5 22, आने जाने में 50-50 किराया लगाए 2300 रुपया, घर वाले 3000 महीना देते ही हैं। तो 700 में हमें किराया भी देना है और पूरा महीना काटना है, कैसे होगा बताइए। भारत में ना थोड़ा सा ये इशू है कि इकोनॉमिक इशू है, जिससे हम प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से नहीं कराते। हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उनको कहते हैं 20 रुपए में कैंसर की दवाई दे दो। तो मेडिकल स्टोर जाके यही कहेंगे भैया कैंसर हो गया, 30 रुपए की दवाई दे दो। तो 30 रुपए में सब कुछ निकाल के दे देता है। तो दूसरा, हमारा ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक, दुनिया में टॉप मोस्ट कंज्यूमर है एंटीबायोटिक के, हमसे ज़्यादा एंटीबायोटिक कोई नहीं खाता। पूरे वर्ल्ड वाइड 12 सबसे खतरनाक सुपर बग हैं। सुपर बग वो बैक्टीरिया होते हैं जिन पर एंटीबायोटिक का असर खत्म हो चुका होता है, वो मोस्ट रेजिस्टेंस पावर के होते हैं। और वो 12 के 12 सुपर बग भारत में है, हमारे यहाँ होते हैं, कारण कि हम लोग ना फर्जी का एंटीबायोटिक दबा रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव कैसे कि जरा सा कुछ हुआ नहीं, डॉक्टर तुरंत लिख देगा एंटीबायोटिक। दूसरा, हमारे जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, खास करके जहाँ पे मीट प्रोडक्शन हो रहा है और अंडे के प्रोडक्शन में, ये लोग उनको फीड में जो खाना खिलाते हैं उसमें दबा के एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसके स्तर पर एंटीबायोटिक बढ़ रहा है। बीमार ना पड़े पशु पहले से एंटीबायोटिक दबा देते हैं। तो वही दूध, वही मांस, वही अंडा हम खा रहे हैं। तो हम तो डायरेक्ट दवा तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक खा रहे हैं। हमारी शरीर में इतना एंटीबायोटिक आ चुका है इस समय कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो इससे यूज टू हो गए हैं कि ठीक है ओके खाते रहो। तो जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम पर एंटीबायोटिक का असर उतना नहीं हो पाता, डॉक्टर मजबूरी में बढ़ा देता है डोज। पहले, कोविड से पहले हम 200 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम के एंटीबायोटिक से एक बार में रात में खा के ठीक होते थे। अभी वो डोज डबल हो गया है। आप मार्केट में 500 मिलीग्राम की पैरासीटामोल नहीं पाओगे, 650 की आ गई है। डोलो और कॉलपॉल सब की सब चलती कैसी हैं, 650, कारण डोज बढ़ाया गया है। दूसरा, इनको बोलते हैं हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन। इतना ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन डॉक्टर लिख रहा है, जैसे कहो ना कि यार भैया डॉक्टर के पास गए, इतना अच्छी दवाई दी ना, एक बार में ठीक हो गए। वो डॉक्टर जहर है। उसने ना क्या किया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिख दी है, जो दवाएं उस समय दी जाती हैं जब कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो। आप एक बार अपनी एंटीबायोटिक सर्च करना, और यही सर्च करना यूज, पता है क्या लिखा रहेगा उसमें? लिखा रहता है फॉर हाई लेवल सर्जरी, फॉर अर्थराइटिस, इनके लिए होती है। और आपको दिया किस में पता है? जुकाम बुखार में। तो आप समझदार हो नहीं, तो इसलिए कसम खाओ कि भैया हम तब तक एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे जब तक मरने ना लगे, और जब मरने लगे तो बचा लेता है वो। दूसरा तरीका ये है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपके विषय का ही चीज है ना, घबराया मत करो। मैं कोई भी बात करूंगा फर्जी नहीं करूंगा। दूसरी बात कि इस क्लासेस का जो योगदान होता है ना, वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हम इससे अपना एक प्लाट बनाते हैं मेंस के लिए, कि जब आप मेंस हमसे डील कर रहे हो तो आप फिर ऐसे ही, ऐसे ना करो। आजकल जनजी में एक प्रॉब्लम आ गया ना, जानते हो ये जनजी जो होते हैं उनमें ना रिस्पॉन्सनेस जीरो हो रहा है। जैसे आई थिंक 90% प्लस जनजी बैठे हैं। जनजी पता कैसे करते हैं? ऑल जनजी ऐसे बैठेगा। अब मैं उसको बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऐसे करेगा। तो ये जनजी में इशू है। वो बेसिकली ना मोबाइल फोन वगैरह आ गया ज्यादा, तो जनजी में एकांतता आ गया है। जैसे वो अब ना जितना हम लोग खेलते थे उतना आप खेले नहीं हो कभी। जैसे अब हम लोग पेड़ पर चढ़ के पकड़ पकड़ौल खेलते थे, खेले हो? इत्तेफाक से आप इसलिए बच गए हो क्योंकि आप गांव से हो। गांव में वो खेले हो वो नहीं, गुल्ली डंडा नहीं, बॉल और डंडा वाला, वो थोड़ा सा चोर बनाना।
तो ये सब तो आप करके आए हो इसलिए बचे हो। मैं जब कभी दिल्ली में पढ़ाता हूँ तो वहाँ ना प्रॉपर जंजी मिलते हैं, प्योर जंजी। जो प्योर जंजी होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम है कि उन्हें रिस्पॉन्स करने का जो आदत है खत्म हो चुका है। वो एकदम बैठे ही सुनेंगे। आप लाख जितना आप हंसते हो या जितना आप रिस्पॉन्स करते हो वो ना करते। कई बार लगता है यार मेरा चुटकुला कमजोर पड़ रहा है क्या। है ना। सुनील पाल वाले चुटकुले तो नहीं सुना दिया मैंने कि कोई हंसी ना रहा है। तो थोड़ा सा ये होता है। तो आपकी आदत तो चूंकि इत्तेफाक से आप गांव से हो, तो गांव से होने के नाते कोई दिक्कत नहीं है। खैर, गांव में पिल्ले उल्ले होते हैं आपके यहाँ? सब ठीक है। हमारे गांव में एक ठो दिव्यांग है, उसका नाम है अनुजवा। इतना तर कमीना है। चार पिल्ला ऐसे उल्टा बांधा रस्सी से, और फेंक दिया डाल के ऊपर रस्सी, और कुर्सी लगा के बैठा है, तो खींच रहा है। उधर से मैं आ रहा था। हमने कहा भाई यार तू क्या करना चाह रहा है। अच्छा, उसको क्या लगता था जैसे खींचो पिल्लो पे 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 करे और छोड़ दो तो फिर नॉर्मल हो जाए, फिर खींचे फिर छोड़े। मैंने कहा यार पिछला पता नहीं कौन सा काम था कि इस हाल तक पहुंचे हो। अब की तो छोड़ दो। ना कर ना कर बेटा ना कर। तो किसी तरीके से चारों को छुड़वाया। उसके आतंक के मारे गांव वाले पिल्ला बांध के रखते हैं। उसकी आदत है ऐसे नचा के फेंक देगा। पाए जाते हैं गांव में। जहर प्राणी है ये। खैर, तो ये दोनों समझ में आया, मल और मल न्यूट्रल। अब लिखिएगा हेडिंग, रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना। लिखिएगा, मानव का स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना। ठीक है, मानव का स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना। आप क्या हैं, स्वस्थ हैं कि रोग मुक्त हैं? स्वस्थ नहीं है, बीमार हो। अच्छा, ठीक। दरअसल जो स्वस्थ की परिभाषा है बहुत बृहद है। लिखिएगा, नई लाइन से लिखिएगा, स्वस्थ होना एक बृहद अवधारणा है। स्वस्थ होना एक बृहद अवधारणा है। लिखिएगा नीचे, स्वस्थ होना एक बृहद अवधारणा है जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। स्वस्थ होना एक बृहद अवधारणा है जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 लिखिएगा, आर्थिक, यानी बिना पैसे के स्वस्थ नहीं हुआ जा सकता। रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, जेब में 2 रुपए रखे हो, स्वस्थ नहीं है। नंबर 2 लिखिएगा, सामाजिक, यानी आपको किसी भी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सहारा या स्थिति ना बने, अनुच्छेद 17 का किसी भी तरह से उल्लंघन न होने पाए। तीसरा, मानसिक, आपको अगले ने ब्लॉक ना किया हो। ब्लॉक होने का मतलब मानसिक प्रताड़ित हो जाओगे, दूसरे से फोन करोगे, बाबू एक बार एक बार मौका दे दो, दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो इसके दोस्त उसी दिन काम आते हैं। और गलती क्या होती पता है? वो नंबर आप उसके मोबाइल में छोड़ के चले आते हो। ऐसा कभी भी करना तो वो नंबर तुरंत डिलीट कर दिया करो, नहीं तो वो दोस्त थर्ड पार्टी बन जाता है, रिचार्ज शुरू कर देगा। खैर, समझ रहे हो। एक और कारक है, वो है शारीरिक। ये 4 बड़े कारक हैं। यदि चारों ओके हैं तो आपको स्वस्थ माना जाएगा। और इसे बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार हैं। वो कानून के माध्यम से, पॉलिसीज के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य को परिभाषित करने का प्रयास करती हैं। जैसे जब आप एसडीएम बनेंगे तो अपने इलाके में आप आर्थिक संबलता लाने का प्रयास करेंगे, राष्ट्र सरकारी पॉलिसीज को लागू कराएंगे, पैसा कमाने के तरह तरह के साधन बताएंगे, सामाजिक स्तर पर भेदभाव रोकेंगे।
मानसिक स्तर पर उत्पीड़न को कम करने का सीधा प्रयास करेंगे, खास करके महिलाओं की मानसिक उत्पीड़न को कम करने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई फिजिकल समस्याएं हैं, यानी कि कोविड-19 जैसी दिक्कतें आई हैं, तो भी आपको फ्रंट लाइनर वर्कर में शामिल होकर के उसे लड़ना पड़ेगा। इसलिए एक एसडीएम के पास ये पूरी क्षमता है कि वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे। अगला पॉइंट लिखिएगा, रोगमुक्त होना। अगला लिखिए पॉइंट नंबर 2, लिखिएगा, रोगमुक्त होना एक सामान्य अवधारणा है। रोगमुक्त होना एक सामान्य अवधारणा है जिसका आशय है शरीर का बीमारी रहित होना। रोगमुक्त होना एक सामान्य अवधारणा है। रोगमुक्त होना एक सामान्य अवधारणा है जिसका आशय है शरीर का बीमारी रहित होना। जिसका आशय है शरीर का बीमारी रहित होना, अर्थात शारीरिक तौर पर बेहतर होना। अर्थात शारीरिक तौर पर बेहतर होना। नेक्स्ट लिखिएगा, अगली हेडिंग है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व। अगली हेडिंग है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व। हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व। और क्रमशः 1 2 3 करके ऐसे उतारिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन और जल तक। 1 2 3 करके ऊपर से नीचे की तरफ उतारना। ये 7 ऐसे तत्व हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट और वसा ये ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अमीनो अम्ल और प्रोटीन कोशिका निर्माण और मरम्मत के लिए। अर्थात वृद्धि व विकास। विटामिन और खनिज लवण उपापचयी या मेटाबॉलिक क्रिया बेहतर करते हैं। और एक और काम करते हैं, वो है शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करना। शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाना। जल का मुख्य कार्य है विलायक के तौर पर काम करना। तथा शरीर को हाइड्रेट करना। सेल में लगभग 70 से 90% पानी ही होता है, इसलिए जल ही जीवन है। सर आप नीट के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं? शायद नहीं। जी, क्या रुचांश बता। रुचांश वास्तव में हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है नहीं, फिर भी काम कर लेंगे। इनका कहना है फाइबर। फाइबर पोषक तत्वों में आते नहीं है, वो सहायक की भूमिका में होते हैं।
वास्तव में मेन इतने हैं, 6 तक। जल भी पोषक तत्व नहीं होता, विलायक है वो। विलायक, विलायक मीन्स होता है सॉल्वेंट। जल का काम है घुलाना, घोलना। जब कभी भात सूखा खाओ तो गले में अटक जाता है, तो क्या मांगोगे? क्योंकि वो घोल देगा जाके। ऐसे ही शरीर में पानी की मात्रा होती है और उसका काम है घोलना, हाइड्रेट करना, क्योंकि 90% तो पानी है हमारी सेल में। क्या ये बन गया सबका? नीचे एक नोट डाल देना, लिखिए फाइबर या रुक्षांश सहायक, सहायक पोषण में भूमिका निभाता है। फाइबर या रुक्षांश सहायक पोषण में भूमिका निभाता है। फाइबर या रुक्षांश सहायक पोषण में भूमिका निभाता है। सहायक पोषण में भूमिका निभाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला टॉपिक कौन सा है? तो लिखिएगा हेडिंग, कार्बोहाइड्रेट। पहला चैप्टर। अब आपको सिलेबस में एंट्री मिली है ना? अभी तक हम लोग परिचय परिचय खेल रहे थे। देखिए हेडिंग, कार्बोहाइड्रेट। अगर इसके हम सामान्य परिचय की बात करें तो दो तरह का परिचय होता है। एक है इसका रसायन के रूप में परिचय, और एक है इसका प्रकृति के रूप में परिचय, नेचर। ये दो जब बिना पूछे निकल जाएगा। बस ध्यान देना, किसी को भी जाना हो आराम से निकला करो, हल्ला नहीं करना है, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम ना हो, बहुत बीच में बैठे हो तो पूछ के निकल जाना अगल बगल से। अगर बहुत साइड में बैठे हो तो चुपचाप निकलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार मतलब इकट्ठा 3-4 लोग मत निकलना तब फर्क पड़ता है। बट इक्का दुक्का निकल सकते हो, क्योंकि बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, एक दो थोड़ी ना है। पढ़ाई से भी आवश्यक चीजें हैं जीवन में। तो अब पता चल रहा है कि मतलब ठीक है, कोई कई बार चाबी वाबी वाला मामला फंस जाता है। मैं आज तक समझा नहीं, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये लोग दो चाबी क्यों ना बनवाते हैं, है ना? कभी उसका भाई चाबी मांगने आएगा, कभी बहन चाबी मांगने आएगी। ये भी उससे ऊपर पढ़ा रहा था, एक लड़का आ रहा है, खड़ा है, हमने कहा अंदर आ जाओ, कह रहा अंदर नहीं आ सकते। क्या हुआ? कह रहा दूसरी कंपनी का हूँ। तो उन्होंने कहा, कह रहा है हमारा भाई चाबी लेके आ गया। यार चाबी दे दे भाई यार। दूसरा चाबी 10 रुपए में बनता है, डुप्लीकेट 20 रुपए में बनता। ताला खरीदोगे दो चाबी मिल ही जाती है, तीन मिलती है तुम्हारा चोर वाला ताला है चलिए, हमने ताला खरीदा था, उसमें 15 चाबी मिली थी अच्छा मिलती है, हम जानते मिलती है भाई। थोड़ा ज्यादा पैसा बढ़ाओगे तो मिल जाएगी। इनका ताला ना, दरअसल इन्होंने अपने घर में तो 10 किलो चांदी रख रखा है, तब से इन्होंने ताला थोड़ा बड़ा लगाया चांदी का रेट इसमें बहुत खतरनाक है ना। चलिए, तो जो सामान्य परिचय है दो है, एक रसायन और एक प्राकृतिक। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसमें तीन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे जीवन के आधार हैं। अगर इसमें ध्यान देना, जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चर्चा हो रही है तो इनमें लाइफ का चांस कम होगा। इनका अंतिम उद्देश्य होगा एनर्जी, एनर्जी। लेकिन जब इन तत्वों में हम एक नया जोड़ दें, नाइट्रोजन, जैसे ही नाइट्रोजन मिलने लगता है किसी भी कंपाउंड में, वो तत्व लाइफ बनाने में मदद करता है। यानी हमारा जो धरती पर जन्म हुआ, उसके पीछे चार ही तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा और कोई चौथा के अलावा पांचवा है ही नहीं। इन्होंने आपस में प्रक्रिया, अभिक्रियाएं की। हाइड्रोजन सी से अभिक्रिया किया, CH4 बना लिया। हाइड्रोजन O से अभिक्रिया किया, H2O बना लिया।
और हाइड्रोजन यन से क्रिया अमोनिया बना लिया, NH3। जहां अमोनिया मिल जाती है वहां जीवन की संभावनाएं पनपने लगती हैं। तो खैर यहाँ पर यह नहीं है, अतः जीवन की संभावनाएं ना होके ऊर्जा की संभावनाएं हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना एक कार्बनिक यौगिक है, जिसमें C6H12 और O6 होने के नाते 1:2:1 के रूप में अवेलेबिलिटी है। नेचर में अगर इसे देखें तो ये कई जगहों पर मिलता है, खास करके पादप में इसकी खूब भूमिका है। ये फल में मिल जाएगा, सब्जी में मिल जाता है। इसके अलावा ये पादप के रूप में जो पेड़ पौधे हैं, इनकी पूरी की पूरी जो बनावट है वो वास्तव में इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से ही मिल करके बनती है। इसके अलावा दूध में भी इसकी पूरी ठीक ठाक मात्रा मिल जाती है। यानी प्रकृति में, एनिमल प्रोडक्ट में भी और प्लांट सोर्सेस में, दोनों में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका पर्याप्त है। एक और ध्यान रखना कि यदि हम मान के चलो कि दिन भर काम करते हैं तो हमें 100% एनर्जी चाहिए। हमारे काम की ऊर्जा अगर दिन भर की जोड़ी जाए तो हमारी ऊर्जा हमारी 100%, आप वाली आपकी 100%। इन 100% में 60 to 65% एनर्जी भारत में कार्बोहाइड्रेट से आती है। कारण कि हम ज्यादा दाल भात खाते हैं, या सब्जी में आलू खा लेते हैं, या रोटी खा रहे हैं दबा के, तो हमारा जो ऊर्जा का डेली वाला स्रोत है वो ज्यादा कहाँ से आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट से आता है। हालांकि 1 ग्राम कार्ब खाने से मात्र 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, वहीं 1 ग्राम वसा खाने से 9.2 किलो कैलोरी मिलती है। वसा इसलिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, लेकिन वसा हम ज्यादा पचा नहीं सकते, हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। कार्ब हम पचा लेते हैं ठीक ठाक, तो हम कार्ब 600 ग्राम खाते हैं, पढ़ा है ना, और वसा 40 से, यानी कि 10 गुना ज्यादा क्या खा रहे हैं? कार्ब। इसलिए डेली के हिसाब से ज्यादा कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट। कुछ समझ में आया? लिखिएगा, लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। और नीचे ऐसे दिखा देना बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1, ऐसे नीचे बनाना, CHO 1:2:1। तो अब ध्यान रखना है कि वो क्रम क्या पूछेगा। मान लो ऐसा पूछ लिया HOC, अब क्या हो जाएगा? 2:1:1। एग्जाम में ना कई बार वो डिस्टर्ब करते हैं कि क्रम तोड़ देते हैं, कि हम रटे बैठे हैं कौन सा 1:2:1, बट उन्होंने किया कि कार्बोहाइड्रेट पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कितना होगा, तो दोनों बना लेना नीचे। इस CHO में है तो 1:2:1, HOC में है तो 2:1:1। हाइड्रोजन हमेशा 2 होगा, ये दोनों हमेशा 1:1 होंगे। बन गया? नई लाइन से लिखिएगा। देखिए, प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट जंतु और पादप स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट जंतु और पादप स्रोतों से प्राप्त होता है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा व संरचना प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा व संरचना प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा व संरचना प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा व संरचना प्रदान करना है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, देखिएगा।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना 4.2 KCAL। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 KCAL ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 KCAL ऊर्जा प्राप्त होती है और इसे ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत माना जाता है। और इसे ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत माना जाता है। प्राथमिक कौन है? वसा, तो ब्रैकेट में कर देना, वसा प्राथमिक होती है और इसे ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत माना जाता है। ब्रैकेट में लिख देना, वसा प्राथमिक होती है, वसा प्राथमिक होती है। नोट नंबर 2 लिखिएगा। मान लो ये अपने पात्र है रमेश, इनको 100% ऊर्जा चाहिए, तो 100% में 60 to 65% कहां से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। और 30 to 35 मिलता है फैट से। नीचे ऐसे बना देना नोट के बाद। ये दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता है। याद रहेगा ना? हो गया? तो दैनिक ऊर्जा में पहले स्थान पर है, लेकिन ऊर्जा के मामलों में दूसरे स्थान में है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिखिएगा हेडिंग, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार या टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मूलतः 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ऐसे 1 2 3 करके लिखिएगा। मोनो, डाई और पॉली। मोनो और डाई सिंपल में आते हैं, सरल में। पॉलीसैकेराइड जटिल में आते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। दो को सरल कर देना, एक को जटिल कर देना। और नीचे एक नोट डाल देना, तीनों बन जाए तो। इन दोनों के मध्य में, डाई और पॉली के मध्य में एक और आएगा, जिसे कहते हैं ऑलिगो सैकेराइड। ये बात नोट डाल देना। लिखिएगा डाई और पॉलीसैकेराइड के मध्य, नोट में लिखिएगा डाई और पॉलीसैकेराइड के मध्य, डाई और पॉलीसैकेराइड के मध्य ऑलिगोसैकेराइड आता है। डाई और पॉलीसैकेराइड के मध्य ऑलिगोसैकेराइड आता है। डाई और पॉलीसैकेराइड के मध्य ऑलिगोसैकेराइड आता है। तो पहले समझेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड। लिखिएगा हेडिंग, मोनोसैकेराइड। क्या चीज अलग से? बीच का मामला है सरल, दो ही बचा क्या? अगर थोड़ा तो सरल तक लाते इसको,
सरल हमने कहाँ पर रोका? ये सी बात है कि कितने जाएगा ये। देखिए पहली हेडिंग मोनो सैकराइड, ठीक है, सामान्य परिचय। मोनो सैकराइड का सामान्य परिचय। पहला पॉइंट, इन्हें सरल शर्करा कहा जाता है। इन्हें सरल शर्करा कहा जाता है। इन्हें सरल शर्करा, शर्करा ऐसे लिखें। सरल शर्करा हो जाते हैं। यह स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, कार्बन संख्या 3, कार्बन संख्या 3 से लेकर 6 तक, कार्बन संख्या 3 से लेकर 6 तक प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक, कार्बन संख्या 3 से लेकर 6 तक प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट, अच्छा इधर है, मुझे दूसरा कौन पढ़ाने लगा, ठीक, प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट इसी श्रृंखला में आते हैं। कार्बन संख्या 3 से 6 तक प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट इसी श्रृंखला में आते हैं, इसी श्रृंखला में आते हैं। अब बोर्ड की तरफ ध्यान देना। हमने ये कहा कि कार्बन संख्या 3, कार्बन संख्या 4, कार्बन संख्या 5, कार्बन संख्या 6। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें इन वर्डों को अलग शब्द में बोला जाता है। जैसे 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। अब जब ये एक सामान्य बात हो गई और जब हम इनको कार्बोहाइड्रेट में ऐड ऑन करते हैं तो ओज वर्ड यूज होता है। कौन सा? ओज। जैसे अगर मान लो T3H क्या हो जाएगा और O, यही तो है, क्योंकि आपको पता ना 1:, यही तो है। तो ये कहलाता है ट्रायोज। क्या कहलाएगा? ट्रायोज। हाँ जी, कितना? अच्छा अच्छा, फिर से बोले भाई। ठीक, एक पंडित जी थे वो कथा कहने गए थे, तो कथा कहते कहते 2-4 अध्याय हो गया, तो उधर से गांव की महिलाओं का एक झुंड आया, तो कह रही पंडित जी हम पिछड़ गए, फिर से कह दीजिए। ठीक है बैठो, दक्षिणा लाई हो? हाँ। शुरू किए, तब तक देखे दूर से 3 झुंडा और आ रहा था। समझ गए ये अगर ये पहुंच गया हम तक तो फिर से कहेगा रिपीट एंड, वो तुरंत पतरा लपेटे निकल लिए। हालांकि मैं ऐसा नहीं करूंगा लिखो कि कार्बन संख्या 3 से 6 तक प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक वाले कार्बोहाइड्रेट, ध्यान देना, कार्बन संख्या 3 से 6 तक प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट को इसी श्रृंखला में रखा जाता है। कौन सा? मोनोसैकेराइड। यहां तक हो गया। इसके बाद ही हम लोग यहां आए थे। ठीक, तो ध्यान देना, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में C3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा कहा जाता है। जब इसको कार्बोहाइड्रेट फिट करेंगे तो C3 है तो H O3 हो जाएगा, इसे कहेंगे ट्रायोज। और ये होता है नवजात कार्बोहाइड्रेट।
यानी कि सबसे पहले कौन बना, यही वाला शिशु है ये। जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे ये हो जाएगा C4H8O4। समझ में आ रहा है ना, ये कहलाता है टेट्रोज। ओके, अगर हम 5 वाले को बढ़ाएं O5, ये हो जाएगा पेंटोज। आगे और बढ़ें तो ये हो जाएगा C6H12O6। यही तो ग्लूकोज है। ये हो जाएगा हेक्सोज। तो नीचे लिखिएगा उदाहरण, हेडिंग डाल दो उदाहरण, और उसके नीचे जो है ऐसे बना लो। इन चारों में से जो पेंटोज है ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला हेक्सोज इंपॉर्टेंट। तो आज की कहानी में यहीं तक बात है। कल से हम आपको समझाएंगे पेंटोज और हेक्सोज और कार्ब को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।